हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RBLP टेक्नीशियंस 2024-25 के लिए, जो कि CBT 1 के लिए रहने वाले हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 37वां वीडियो है, जो कि इसमें देखिएगा मैथ के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। हालांकि ये सीरीज जो चल रहा है मैथ और रीजनिंग का सीरीज, तो आज रीजनिंग का क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन मैथ के क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिसको एक सही तरीक़ा से करने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए और देखिए। और कमज़ोर छात्रों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों तरीक़ा से कराने का कोशिश करूँगा। लगभग क्वेश्चन में, अब जो क्वेश्चन में दोनों तरीक़ा की ज़रूरत नहीं होगी उसमें वैसा नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ज़रूर कराने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग बने रहिए और देखिए। क्या एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। परिवार का व्यय 29,510 है, तो परिवार की बचत क्या होगी। ठीक है, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। आय और व्यय का अनुपात दिया है कितना, 19:13। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि यदि 29,510 रुपया का व्यय करता है तो उसका बचत क्या होगा। अगर यहीं से हम देखें तो बचत बराबर क्या होगा, आपका जवाब होगा कि जितना आप कमाते हैं यानी जितना आपकी आय है उसमें जो आप खर्च कर रहे हैं वही, यानी आय में व्यय का अंतर ही बचत होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन हमें दिया है कितना, ये व्यय दिया है 29,510। इस 13 का वैल्यू 29,510 है, तो हमें चाहिए क्या, बचत ना चाहिए। क्या चाहिए, बचत। तो बचत कब होगा, जब आय में आप व्यय को घटाइएगा, यानी 19 में से 13 को घटाइएगा तो आपका क्या होगा, 6। बचत कितनी होनी चाहिए, यहाँ मैं अनुपात को ही घटाया हूँ ना कि कुछ और, तो 6 अनुपात की बचत हो रही है। ठीक है, तो 13 अनुपात का मान इतना है, तो आप ऐसे भी सीधा सीधा लिख सकते हो कि 13 अनुपात का मान इतना है, तो हमें 6 अनुपात का मान चाहिए, है ना। तो 6 अनुपात का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं 1 अनुपात बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे तो समझिए। तो यहाँ पर 1:1, 13 से भाग दे देते हैं, इधर दोनों साइड हम 13 से कटा देते हैं। 13 1 13, तो इधर 13 से 13 दूनी 26 बच गया आपका 3, तो 13 दूनी 26 बच गया 9, 13 सत्ते 91, यानी 22:70 बच गया। तो हमें चाहिए 6 अनुपात की वैल्यू। 1 अनुपात की वैल्यू 22:70 आ गया, तो 6 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, तो 1 अनुपात का मान 22:70, 6 अनुपात को तो 6 से गुना कर देते हैं, तो ये 6 अनुपात की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। इसी एक को मैं 6 से गुना कर दिया, तो जब इधर गुना करेंगे तो इधर भी आप गुना कर दीजिए। तो 0 6 सत्ते 42, तो 0 2 से स्टार्ट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ये राइट है कि नहीं। ज़रूरी है कि आप पूरा सॉल्व करें, नहीं, यूनिट डिजिट देखकर भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा गुना करो, हालांकि आपकी इच्छा गुना करो उतना ही आंसर आने वाले हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो रमेश 33,750 रुपया बचाता है, जो कि उसके वेतन का 75% है। ठीक है, तो रमन का वेतन क्या होगा। तो मेरे पास 2 व्यक्ति है, कौन कौन, रमेश और रमन। ठीक है, अगर कह रहा है कि रमन के वेतन से 20% अधिक है, अगर मैं रमन के वेतन को 100 मान लूँ,
100 मान लो, तो रमेश का वेतन कितना, 120। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर यदि रमेश 33,750 बचाता है, जो कि उसके वेतन का 75%। ये जो अनुपात मैंने निकाला वो क्या है, वेतन का अनुपात है। किसका है, ये जो अनुपात है वो वेतन का अनुपात है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो रमेश के दिया हुआ है बचत है, ये इसका 75% के बराबर है। यानी 120 के 75% के बराबर में जो है 33,750 है, 33,750। हमें चाहिए 100 की मान, क्योंकि यहाँ पर पूछा रमन का वेतन क्या है, तो रमन का वेतन अनुपात में कितना, 100। तो हमको कहीं ना कहीं इसको अगर मैं 100 बना दूँ, 120 गुना 75% को 100 बना दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए रमन का वेतन। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको 100 बनाने का। तो मैं यहाँ पर अगर कहूँ 120 75% बराबर 3/4, इस 75% को सोल्व कीजिएगा, 3/4 आ जाएगा। तो इतना बराबर में जो है 33,75 0। तो हम इसको एक पहले बनाने का कोशिश करते हैं, या तो डायरेक्ट आप 100 बनाने का कोशिश कीजिए तो और बेहतर है। तो यहाँ से मैं इसको अगर कटा दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, यानी 30 बार में कट गया, 30 तिया 90, यानी 90 का वैल्यू अभी भी 33,750 है। तो इसको एक बना सकते हैं। ये जो अनुपात है ये कहीं ना कहीं ये अनुपात से ही निकल कर आ रहा है। इस 90 को हम एक बना सकते हैं, उस एक को 100 बना सकते हैं, है ना। तो चलिए एक यहाँ पर ये 0 तो आप कटा सकते हैं। तो यहाँ से आप 9 से इसको भाग दे दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो 9 से इसको भी भाग दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 बच गया, 27 6, 9 7 63 बच गया कितना 63। तो 4 9 5 45, तो इतना आ गया 375। लेकिन हमें चाहिए 100 की मान, क्योंकि रमन का वेतन हमसे पूछ रहा है। तो इस एक को हम क्या कर सकते हैं, 100 बना सकते हैं 100 से गुना करके। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो 100 से गुना किए हैं तो ये 100 हो गया। तो भाई इधर भी आप 100 से गुना कर दीजिए, तो ये 00 चिपक गया, 100 से गुना इसमें हो गया। तो ये आपका 37,500 आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए बेस तरीके से समझते जाइएगा तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिए। देखिए एक पुस्तक और उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। ठीक है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। हमसे पूछ रहा है कि पुस्तक का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। लेकिन सवाल में कहा है कि उसके अंकित मूल्य के 16/15 पर बेचने पर। अगर मैं अंकित मूल्य कहूँ तो क्या है, MP है, यानी मार्क प्राइस के 16/25 के 16/25 पर बेच रहा है, यानी MP का 16/25 SP के बराबर है, सेलिंग प्राइस यानी बेचने के बराबर है। भले ही यहाँ पर हानि हो कुछ भी हो, ये बात नहीं पे लिखता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो हमसे पूछा है क्या, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो एक लाइन का आंसर है MP और नीचे उठकर आ जाएगा SP। तो ये 25 ऊपर चल जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। तो बस MP SP का रेशियो हमसे पूछ रहा था, MP और SP का रेशियो पूछ रहा था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो MP अनुपात SP, और इधर ऊपर 25 अनुपात 16। ये बात और ये बात दोनों सेम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ भाषा का खेल है, आराम से कर सकते हो आप लोग। ओके नेक्स्ट देखिए, P और Q मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए करते ही चलते हैं।
और यहाँ पर हम लोग एलसीएम मेथड लगाने वाले हैं, जो कि इस सवाल के लिए बेस्ट तरीका हो सकता है। तो देखिए, पी और क्यू मिलकर जो है कि उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। फिर कहता है क्यू और आर मिलकर इस काम को 37.5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और आर और पी मिलकर इस काम को 150 दिन में कर रहे हैं। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब कुछ को प्रॉब्लम हो सकता है कि ये पॉइंट वाली है, इसका एलसीएम कैसे निकालो, है ना। ये हो सकता है 37.5 है, तो फिर ऐसे निकालें। तो इसको ये जो पॉइंट है इसको हटा दीजिए। 37.5 को हम 37 दूनी 14, 75/2 लिख सकते हैं क्या। तो आपका जवाब होगा कि हाँ 75/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। अब तो इसका एलसीएम निकाल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर एक भिन्न वाला आ गया और भिन्न वाला एलसीएम निकालने तो बताया ही है कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर 30, 75 और 150 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 150 होगा। अगर इतना बात नहीं समझ सके तो पुराने वीडियो में देखिएगा कि भिन्न वाला एलसीएम भी निकालने के लिए मैंने सिखाया है कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम 150 हो जाएगा। और इतना फास्ट मैंने कैसे निकाला उस चीज़ को आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। 150 ही वो ऐसा नंबर है जो कि 30 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा और 150 से भी कटेगा, इसीलिए 150 एलसीएम। थोड़ा अगर इतना चीज़ नहीं आप फास्ट कर पाते तब तो थोड़ा सा भी आपको सीखने की ज़रूरत है। तो अब 150 को 30 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 5 आ जाएगा। 150 को 75/2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। 150 को 75/2 से भाग देना है, तो 75/2, तो ये 2 उठकर कहाँ चल जाएंगे, ऊपर। 2 उठकर कहाँ चल जाएंगे, ऊपर। तो 75 दूनी 150 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, 4। तो इतना बात समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो समझने का कोशिश कीजिए। और 150 को इस 150 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 1। तो यहाँ पर ये जो निकला, आखिर निकला क्या, तो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि एक फार्मूला आपको याद रखना है। कौन सा, वर्क बराबर फार्मूला टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता, काम बराबर समय गुना क्षमता। तो अब यहाँ पर काम क्या है, समय क्या है, क्षमता क्या है, इस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, ये जो है आपका ये वर्क है, ये जो आपने एलसीएम निकाला वह वर्क है, और यहाँ जो इधर वाली डाटा दिख रहा है वह आपका क्षमता है। बात समझ रहे। तो बस यहाँ पर ये जो क्षमता 5 निकला वह P+Q का निकला, यानी P+Q एक दिन काम करे तो इस 150 में से 5 काम कर देंगे। Q और R मिलकर एक दिन काम करे तो इस 150 में से 4 काम कर देंगे। और R और P मिलकर एक दिन करे तो इस 150 में से एक दिन, यानी एक काम कर देंगे एक दिन में। तो ये इसकी क्षमता होगी। तो अब हमसे पूछा क्या है, तीनों एक साथ में काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ करवाना है तो हमें तीनों की क्षमता चाहिए, है ना। तो अगर मैं देखूं कि समय बराबर इस यहाँ पर फार्मूला को पलटा उल्टा दूं तो क्या बनेगा, समय बराबर वर्क अपॉन क्षमता। और हमें क्षमता किसका चाहिए, वर्क तो हमें पता है कि 150 है, 150 काम करवाना है। क्षमता तीनों का चाहिए, किसका, यानी P+Q+R की क्षमता चाहिए। तो इसकी क्षमता हमें फाइंड करनी होगी, है ना। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं इधर तीनों को जोड़ूं तो यहाँ पर आएगा P+Q+R ब्रैकेट के बाहर 2, क्योंकि 2 बार P आया है, 2 बार Q आया है, 2 बार R आया है, तो इतना। अगर मैं इसकी क्षमता को जोड़ूं तो इधर कितना आएगा, 5 4 9 1 10। तो बताइए 2PQR बराबर 10 है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं PQ+R बराबर, इस 2 से ये 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5।
तो हमें पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई। बस यहाँ पर पुट कीजिए आपका आंसर 150/5। तो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 30 दिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 दिन। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। और दूसरा मेथड लगाइएगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो बेहतर है कि इन सब तरीके को समझने का कोशिश कीजिए। और क्या बताऊँ, नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 और 14,400 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगर मैं SI की बात करूँ और CI की बात करूँ, हमें अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ यानी प्रथम साल, पहला साल, टोटल कितना है, SI कितना है 12,000। ये कब के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज आपको पता होगा कि हर साल समान लगता है। अगर ये 12,000 2 साल का है तो 1 साल में कितना लगा होगा, तो आपका जवाब होगा कि 6,000 रुपया लगा होगा। लेकिन फर्स्ट साल चक्रवृद्धि ब्याज भी उतने लगता है, जितना साधारण ब्याज लगता है उतने ही चक्रवृद्धि ब्याज भी लगता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ऐसा तो होता है, क्योंकि आप 1 साल में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए चाहे आप साधारण ब्याज निकालिए, दोनों बात सेम होता है। चेंज कहाँ होता है, जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाइएगा यानी थर्ड ईयर में जाइएगा तब चेंज होता है। जैसे कि अब यहाँ पर चेंज होगा। अब मेरी बात को, जैसे हम दूसरा साल जाएंगे तो SI पहले साल 6,000 लगा, दूसरे साल भी 6,000 लगेगा, तभी तो ये 12,000 बना है 2 साल में। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में 6,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में ये जो 14,400 है इसमें कुछ ज़्यादा है, चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो आपका जवाब होगा कि 2,400 रुपया ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर 2,400 एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी प्लस का 2,400 लग रहा है। तो ये 2,400 कहाँ से लग रहा है, इसी 6,000 पर ब्याज लग रहा है। क्योंकि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, ये भी ब्याज है ना, ये ब्याज पर ही ये ब्याज लगा है। बात समझ रहे? तो यहाँ से आप रेट फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट। तो ब्याज दर बराबर फार्मूला क्या होता है, रेट बराबर ब्याज गुने 100 अपॉन, देखिए यहाँ पर लगाने का तो आप लगा सकते हैं, यानी मूलधन गुना, समझिए मेरी बात को, मैं पूरा पहले लिख देता हूँ, मूलधन गुना समय। ठीक है, तो ये बताइए, ये जो यहाँ पर ब्याज लगा है ये तो सेकेंड ईयर लगा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये जो ब्याज लगा है ये सेकेंड ईयर, तो एक ही वर्ष में ना ये लगा है, दूसरे वर्ष में ना, यहाँ पर 3 वर्ष तो काउंट नहीं हुआ है, तो एक ही वर्ष काउंट हुआ है। तो ये जो आपको लेना है ब्याज, कितना लेना है, 2,400 और गुना 100 अपॉन मूलधन। मूलधन देखिए, मूलधन यहाँ पर क्या मानिएगा, हालांकि इसका मूलधन कुछ और निकलेगा, लेकिन यहाँ से रेट निकालने के लिए हम मूलधन की यूज कर रहे हैं, जो कि इस 6,000 पर लगा है, जो कि इस 6,000 पर 2,400 रुपया लगा है। तो नीचे में मूलधन के जगह पे 6,000 गुना समय, तो यहाँ पर समय क्या, 1 वर्ष लीजिएगा, क्योंकि ये सेकेंड ईयर पर ही लगा है। यहाँ पर 2 वर्ष नहीं लीजिएगा कि रेट में 2 वर्ष लगा देंगे, नहीं। तो यहाँ पर समय जो लीजिएगा 1 वर्ष। तो यहाँ से आप कटा पिटा के देखिए तो कितना निकलता है, कटा 1 0 और कटा 6 चौक 24, यानी रेट हमारा 40% निकल गया। रेट हमारा क्या निकल गया, 40%। जब हम रेट को फाइंड कर लिए तो आराम से हम यहाँ पर जो है अब मूलधन को फाइंड कर सकते हैं, आराम से मूलधन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्याज दिया है साधारण ब्याज 2 साल का। ठीक है, तो आप सिंपल सा फार्मूला साधारण ब्याज का लगा सकते हो। साधारण ब्याज हमें ये SI का वैल्यू है, SI बराबर क्या, मूलधन गुने समय गुने रेट अपॉन 100, ये ना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ
तो हमें यहाँ पर SI कितना है 12,000। मूलधन हमें फाइंड करनी है। टाइम कितना है 2 वर्ष। रेट 40% निकल गया अपॉन 100। अब सोल्व कीजिए आपका आंसर। तो यहाँ से 1 0 1 0 खत्म। 4 से ये आपका 3 बार में, 4 से ये कितने बार में 3 बार में। तो यहाँ से ये और कट सकता है, चलिए 3 बार में कटा देते हैं। तो ये कितना, और 2 से ये कितने बार में 1500। तो नीचे में 1 0 से गुनानी P बराबर घुमा फिरा के देखा जाए तो P बराबर 15,000 आ गया। तो यानी मूलधन कितना है 15,000। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अन्यथा इस तरीके को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप सिंपल तरीके का इस्तेमाल कीजिए। तो हालांकि इस तरीके को समझिए, जल्दी फाइंड होगा। और क्या, इस तरीका को हालांकि समझना पड़ेगा कि कैसे हुआ। तो चलिए सिंपल तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पर मूलधन कुछ मान लीजिए, एक मूलधन क्या है P है। तो पहले क्या करता है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये आपका SI है, ये आपका CI है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये टाइम है। हमें रेट के बारे में कुछ पता नहीं, रेट के बारे में कुछ पता नहीं। हालांकि किसी भी तरीके से कीजिएगा रेट को फाइंड करना पड़ जाएगा, तो बेहतर है कि उसी तरीके को समझिए। हालांकि यहाँ पर इस चीज़ को आप लगा सकते थे, जो कि वहाँ पर रेट तो उसी तरीक़ा से जाकर निकालना होगा जिस तरीके से मैंने वहाँ निकाला इससे पहले। तो जैसे कैसे देखिए, साधारण ब्याज, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पहले लगाएंगे। CI बराबर क्या P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर N माइनस P। ये आपका जो हो गया CI हो गया, क्या हो गया CI। उसके बाद इस पूरे का अंतर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इन दोनों का अंतर यानी 14,400 माइनस 12,000, ठीक है। तो इतना कीजिएगा। तो रेट हर हालत में आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो है आपके पास। तो कहीं इस फार्मूले में लगाकर दो चीज़ तो आप नहीं निकाल सकते हो, तो कोई एक ही चीज़ को निकालोगे, है ना। लेकिन हमें इसमें तो दो चीज़ चाहिए। आपको इसमें रेट भी चाहिए, मूलधन भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा है और इन दोनों का अंतर दिख रहा है। तो रेट आपको वहीं से फाइंड करना पड़ेगा। तो बेहतर है उस तरीके को समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है। यदि प्रतिबंध की आय यानी प्रबंधक का आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। तो प्रबंधक की आय अगर 54,000 रुपये है तो के का मान क्या हो। तो बस ये औसत का सवाल है, तो आराम से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए योग बराबर क्या होता है। अगर औसत से रिलेटेड योग का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, औसत गुने दी गई संख्या, औसत गुने दी गई संख्या, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझिए, अगर मैं 35 कर्मचारी का योग निकालना चाहूँ तो क्या होगा 35 कर्मचारी का योग। तो आपका जवाब होगा 35 और औसत यानी कर्मचारी 35 है, उसका औसत कितना है के है। तो ये इसका योग हो गया, 35 कर्मचारी का योग हो गया। लेकिन एक व्यक्ति और शामिल कर लिया गया, एक व्यक्ति और शामिल कर, जिसका जो आय है वह 54,000 है। क्या है 54,000। तो अब यहाँ पर कितना व्यक्ति हो गया है, तो आपका जवाब होगा कि अब यहाँ पर 35 और एक 36 व्यक्ति हो गया। कितना व्यक्ति हो गया 36 व्यक्ति हो गया। तो 36 से भाग दे दें तो जो पहले औसत के था उसमें 19,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है। औसत आय 19,000 रुपये। अच्छा देखते हैं, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आय 19,000 हो जाता है। इसका मतलब बढ़ा नहीं, 19,000 डायरेक्ट हो गया। तो देखिए औसत बराबर क्या होगा, कुल योग बटे कुल संख्या। अगर मैं औसत देखूं
तो इस संख्या ये नीचे आएगा कि नहीं, औसत यहाँ से कट के ये संख्या नीचे आ जाएगा। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ किया, यहाँ पर संख्या को नीचे ला दिया और ये दोनों का योग है 35 कर्मचारी प्लस एक ये कर्मचारी, इन सब का योग। तो 36 से भाग दे दिया तो यहाँ पर ये औसत हो गया, और औसत बोल रहा है कितना है, 19,000 है। ये बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर। तो देखिए करिए, कोशिश करने, यानी कोशिश कीजिए इसको, बस इसमें कुछ है ही नहीं। आप देखिए, इन सब सवाल को करने के लिए आपका भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन करने का तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपका भाषा पर पकड़ हो तो बहुत जल्दी आसानी से कर लीजिएगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। 35 के प्लस 54,000 बराबर 19,000 गुना 36, ये तो इसको सोल्व कीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर 36 गुना 19 कर रहा हूँ। 19 छः के 14 से 18 ले 11, 19 दिया 57। तो ये 7 1 8, 5 1 6, कितना हो गया 684। तो ये 35 के प्लस, चलिए 35 के प्लस नहीं लिख रहा हूँ, बराबर इसको मैंने गुना किया इसको, तो 684, 3 गो जीरो छोड़ा था तो 3 गो जीरो यहाँ पर उतार देते हैं, -5400, -54,000, ठीक है। तो यहाँ से घटाइए 35 के, बराबर क्या आ जाएगा 0 0 0, और 4 में 4 जाएगा तब पर भी 0, 8 में 5 जाएगा 3, और ये 6, कटाइए। तो ये दोनों कट सकते हैं किससे किससे, देखिए 7 से 5 बार में, 7 से 9 बार में, बस के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 पर 4 जीरो, 18 पंचे 90, 18 बच गया 3 जीरो, 3 जीरो चिपका दीजिए, तो 18,000 आपका राइट आंसर। तो इसमें मैंने कहा ना कि है कुछ नहीं, बस आपको समझने का वो तरीका समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब उस तरीके को समझिए जो यहाँ पर कहा रहा था। ये भी टोटल योग और अपान कुल संख्या, औसत बराबर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो औसत बराबर योग बटे कुल संख्या है ना। तो यहाँ पर 35 गो भी यानी कर्मचारी का योग था, और एगो एक्स्ट्रा जो प्रबंधक आया उसका आय था। तो ये दोनों के आय को मैंने जोड़ा, टोटल कितना 36 व्यक्ति हो गया, तो 36 व्यक्ति से भाग दिया तो आय हो गया था 19,000। तो बस यानी औसत जो हो गया था, औसत आया 19,000, बस इसको बराबर किया आपका आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझिएगा तो फिर मुसीबत बढ़ सकती है आपके लिए। देखिए 27 गुना 50 भागा ये, बस ये बोर्ड मास से रिलेटेड है और कुछ है नहीं। तो बोर्ड मास में कहता क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना चाहिए, है ना। तो वही कीजिए, 27 गुना इतना कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट 27 गुना 50 कर सकता हूँ, गुना करके भी लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिखूंगा। भागा कितना है 25, भागा तो पहले उसके बाद किसका काम होता है, भागा का। इधर गुना में रहने दीजिए, गुना में इसको 15 में 14 गया कितना 1, तो गुना 1 से करें या ना करें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। 800 को 25 से भाग दीजिए, 25 अट्ठे 200 यानी 16 बार में, 16 नहीं 32 बार में कटेगा। आप कटा कर देख लीजिए, 32 गुना 25 अगर करूँ तो 4, इसको 4 से, हाँ बिल्कुल 800, तो 32 बार में कट जाएगा। बस आंसर आपका देखिए, 5 बार में 5 डंग 50, तो 270 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 302, इसको जोड़ दीजिएगा 302, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन कीजिए। ये जो मैंने पेपर उठाया है रेलवे के किसी न किसी पेपर से मैंने सारा क्वेश्चन लिया है, जो कि हमें लगा कि इस सेट में जो है इस पेपर में कुछ अच्छा क्वेश्चन है और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। हालांकि प्रैक्टिस क्लास में ज़रूरी भी है कि सभी तरह के क्वेश्चंस होना चाहिए, है ना।
ज़रूरी नहीं है कि खाली हार्ड ही क्वेश्चन हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भारी ही क्वेश्चन हो। तो सभी तरह के क्वेश्चंस को लेकर हम यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि सभी तरह के भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, और जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप पहले रोक कर वीडियो आप खुद क्वेश्चन करने का कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं, अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हालांकि सभी क्वेश्चंस को देखिए, अगर लगे कि हाँ हमारे लिए बेनिफिट है तब फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका जो है अपने दैनिक जीवन में लाभ ला सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरविंद एक काम को 20 दिन में और बक्सी 22 दिन में, वे इस पर 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम कर रहे, तो शेष काम का अंश क्या है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। अरविंद को ए लिख रहा हूँ जो कि 20 दिन में कर रहा है, और बक्सी को बी लिख रहा हूँ जो कि 22 दिन में पूरा कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 220, 22 और 20 का 220 एलसीएम निकलेगा। तो इस 220 को 20 से भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 11, और इसको भाग दूँ तो ये 10 आ जाएगा, 22 से भाग दे दूँ। तो हालांकि कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर कौन क्या है, ये आपका वर्क है, ये आपकी क्षमता है। तो इसने कहा कि 5 दिन एक साथ मिलकर दोनों काम किया है, तो काम बराबर क्या है, काम बराबर ये काम टोटल काम है, ये क्या है टोटल काम, ये कह सकते हो कि आप टोटल काम है, लेकिन हमें 5 दिन काम करवाना है, तो काम बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी समय गुना क्षमता। तो इसने कहा क्या कह रहा है कि 5 दिन काम करवाओ दोनों को एक साथ, तो ए करेगा 11 काम और बी करेगा 10 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो आपका जवाब होगा 21 काम। तो 21 काम किया, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो आपका जवाब होगा 5 और 10, 105 काम करेंगे। यानी 5 दिन में जो है ये दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर, यानी कहने का मतलब अरविंद और बक्सी मिलकर 105 काम करेंगे। तो इसने कहा कि शेष काम का अंश कितना है, तो बताइए 220 काम में 105 काम कर दिया तो बचा कितना काम, तो इसमें घटा दीजिए, यानी 220 में 105 को घटाइए तो 5 1 1 115 काम बचा, यानी 220 में 105 काम को घटाएं तो 115 काम बचा। तो कितना में से बचा हुआ है, 220 में से, 220 में से बचा हुआ है। बस इसको कटाइए बिटाइए, आपका काम का शेष हिस्सा नहीं शेष काम, ये शेष हिस्सा नहीं शेष अंश, अंश बोल सकते हैं। अंश क्यों बोलेंगे कि 220 में से 115 काम बचा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शेष अंश, ये नहीं कि शेष काम। शेष काम 115 है, शेष काम 115 है, लेकिन यहाँ पर बोला है शेष काम का अंश, अंश बोला है तो इसका मतलब 220 में से 115 काम बचा है। तो बस इसको कटाइए, 23 पंचे 115 और 44 पंचे 120, तो ये कट गया, तो ये 23/44 आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। 22 शिक्षक की औसत आयु 64 वर्ष। एक और औसत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षक की आयु क्या होगा। देखिए, इसको अगर शॉर्टकट करना चाहें तो बहुत जल्दी हो सकता है, सेकेंडों में आंसर आ सकता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर देखिए एक नए शिक्षक शामिल किया, पहले 22 होता, पहले 22 होता, लेकिन एगो और आ गया तो अब कितने हो गए, तो आपका जवाब होगा 23 हो गया। क्या हो गया, 23, और 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 2300 पर 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी तो कितने वर्ष की वृद्धि होगी, तो आपका जवाब होगा 23 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो उसी वृद्धि को आप 64 में जोड़ दीजिए ना, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 64 + 23, तो ये 7 8 87 वर्ष। लेकिन हो सकता है यहाँ पर बहुतों को समझ में नहीं आया, अगर जो समझ गए
उसके लिए अच्छी बात है कि आप इस तरीके को समझ रहे हैं। इसका मतलब आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल का होने जा रहा है। बात समझ रहे हैं? हालांकि चलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे ही समझिए, ऐसे समझ लो तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन चलिए तरीके से समझते हैं। देखिए 22 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है? 64। तो 22 शिक्षकों का योग हम क्या करेंगे? कुछ देर पहले हमने बात किया कि योग बराबर क्या होगा, औसत गुने संख्या, यानी कुल कितने लोग हैं, है ना, औसत गुने ये। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर योग निकालूँ 22 शिक्षक का योग, तो ये 22 गुने 64, इसका योग हो गया कि नहीं? तो ये योग हो गया 22 गुना 64। कहता है एक और नए व्यक्ति आ गए, तो एक और नए व्यक्ति आए, उसका योग आयु कितनी है हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं x है। तो अब कितने व्यक्ति हो गए? तो ये तो यहाँ पर 22 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति ये, तो टोटल 23 व्यक्ति हो गए। 23 व्यक्ति से भाग दे दें तो औसत हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि जो पहले औसत था उसमें 1 वर्ष की वृद्धि, पहले औसत कितनी थी? 64, उसमें 1 वर्ष की वृद्धि 62। आप इसको हल करो, ये आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको ये क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं कि आप इसको हल कीजिएगा। देखिए सिंपल सा फिर से मैं समझाना चाहता हूँ। ये योग है 22 व्यक्ति का, और ये जो आया 23वां व्यक्ति जो आया, उसका योग उसका आयु मैंने x मान लिया। नए शिक्षक जो आए उसका आयु को मैंने x मान लिया। तो अब टोटल कितने हो गए? 23 शिक्षक। तो यहाँ पर टोटल 23 का योग बन गया। ये क्या हो गया? 23 का योग, और उसको मैं 23 से भाग दे दिया तो औसत हो जाएगा। लेकिन इसने कहा कि औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है। बाद में जो क्या हुआ, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि, यानी पहले औसत 64 थी, अब 1 वृद्धि हो गई यानी 65 हो गई। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर। नेक्स्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए कहता है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, घुमा फिरा के स्पीड का रेशियो दिया है। स्पीड क्या कहता है कि जो रेलगाड़ी है यानी जो ट्रेन है और जो व्यक्ति अगर 1 के स्पीड से चल रहा है तो ट्रेन जो है 5 के स्पीड से चल रहा है, क्योंकि व्यक्ति क्या बोला है? 5 गुना है, तो ये 5 गुना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से स्पीड निकल गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगा लें तो दोनों का मिलाकर चाल कितना है? एवरेज यानी टोटल एक्चुअल चाल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दूरी दिया है 600 मीटर और समय दिया है 20 सेकेंड, यानी टोटल चाल देखा जाए तो आपका जवाब होगा चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। दूरी कितना? 600 और समय कितना? 20 सेकेंड। इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का चाल को जोड़ूं, इन दोनों चाल को जोड़ूं तो यहाँ पर 6 अनुपात आता है। चाल का अनुपात का योग कितना आता है? 6, और यहाँ पर योग जो दोनों का मिलाकर हम अगर एक ही साथ निकाले तो वह 30 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं? तो हमें चाहिए अलग अलग, तो इस 5 का वैल्यू कितना? 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 1 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दोनों की चाल निकाल ली, रेल की भी और आदमी की। हमसे पूछा किसकी है? रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें तो किलोमीटर में पूछा है, इसको आप किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? 18/5 से गुना कर दीजिए। 18/5 से तो ये किलोमीटर पर घंटा में
चेंज हो जाएगा। तो ये 5 18 पंचे 90, तो ये कितना हो गया 90 किलोमीटर पर घंटा। हो सकता है ये तरीका बहुतों को नहीं समझ में भी आया होगा, लेकिन जो समझ गए होंगे अच्छी बात है। आप हमारे वीडियो कंटिन्यू रखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ आपको ऐसा ऐसा चीज़ देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा ऐसा तरीका देखने मिलेंगे कि लगेगा कि नहीं ये बाइकें में ये तरीका की ज़रूरत है, जो कि इन सब तरीके से आपको कम समय में आंसर दे देगा। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने चाल लगाया, सापेक्ष गति लगा दिया, दोनों का रिलेटिव स्पीड लगा दिया कि अगर मैं कहूँ कि 600 मीटर रेलगाड़ी को चलाना है तो दोनों का मिलाकर ये जो चाल निकला है ये 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन दोनों का चाल का अनुपात 5:1 दिया है। तो इसी 5:1 को मैंने जोड़ा तो 6, और ये यहाँ पर दोनों का मिला के चाल था 30 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग मैंने निकाल लिया था। हमसे पूछा था रेल के बारे में, तो रेल का काम का तमाम कर दिया है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितनी है। थोड़ा सवाल तो बढ़िया है दोस्त, क्योंकि इसमें घुमा फिरा के पूछा गया है। तो कुल वस्तुओं का 70% जो बोल रहा है 20% लाभ पर बेचा है। तो देखिए, मैं अगर मान लूँ कि कुल वस्तु कितना थी, टोटल जो आपका गुड्स है, टोटल वस्तु जो है, तो वो टोटल वस्तु आपका कितना है 100 यूनिट है। कितना यूनिट है 100 यूनिट है। इसका 70% जो है, यानी 100 का 70% 20% लाभ पर बेचा है, 20% प्रॉफिट पर। चलिए मैं इसको 20% प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई सामान को 100 में खरीदा हूँ तो इसका मतलब उस पर 20% एक्स्ट्रा, यानी 120% पर बेचा है। 120% पर बेचा, यानी 70% इस 100 यूनिट में से 70% 120% पर बेचा है। बाकी बचा हुआ जो शेष वस्तु होगा तो 70%, इसका 70% तो निकल गया, तो बचा हुआ कितना 30%। इसका बचा हुआ कितना 30%, तो 100 का 30% कितना 30 है ना। तो 30% को 10% की हानि पर बेचता है। क्या बोल रहा है 30% को 10% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब ये 10% हानि करने का मतलब 90% पर बेच रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। 90% का मतलब क्या 90/100, 120% का मतलब 120/100। इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। तो ठीक है, तो बस अब इसको कटाइए पिटाइए। देखिए यहाँ पर मैंने टोटल यहाँ पर 100 यूनिट माना है, यहाँ पर सोल्व करने पर कितना आता है उस हिसाब से फिर पता चल जाएगा कि लाभ हानि क्या हुआ है। तो यहाँ से इसको मैं कटाऊँ, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 यहाँ से, तो ये बरसते 84, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 खत्म, तो 9 तिया 27। इन दोनों को ऐड करूँ तो ये कम क्या हो जाएगा 111 हो गया। तो देखिए 111 यूनिट बन गया। जो 100 यूनिट था वह 111 यूनिट बन गया। कैसे 70% को 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचा हुआ को 10% हानि पर बेचा, तो जाकर हमें 111 यूनिट की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो देखिए पहले 100 यूनिट थी, यानी कहने का मतलब पहले 100 यूनिट थी, अब 111 यूनिट होगी। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 100 पर कितना बढ़ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि 11 बढ़ रहा है। तो 100 पर बढ़ना ही तो परसेंट कहलाता है, 100 पर बढ़ना या घटना ही तो प्रतिशत कहलाता है। चाहे वह लाभ हो सकता है चाहे वह हानि, लेकिन अगर मान लीजिए 100 से कम रहता तो हानि होता, लेकिन यहाँ का है लाभ, तो रियल में लाभ दिख रहा है, 11% का लाभ दिख रहा है। हालांकि अगर इस बात को नहीं समझे तो देखिए कितना 100 से ये कितना ज़्यादा 11 ज़्यादा, कितना पर 100 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिएगा तो ये काम खत्म। तो कितना आ गया 11% आपका, तो ये राइट आंसर। तो बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है और कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं और मेरे उम्मीद से ये क्वेश्चन बहुत सारे दोस्त गलती करने वाले हैं। मेरी बात को समझिए। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है
यानी 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है, ठीक है। और 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए, यानी 40% लाभ पर बेचने के लिए। अगर मैं कहूँ कि 3500 को 40% लाभ पर बेचूं तो कितना रुपया मिलेगा। अगर इस तरह से थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा हार्ड डाटा है, तो आप ये 1 रुपए जो इसको पैसा में बदल लीजिए। ये क्या हो गया, 100 पैसा, यानी 100 पैसा में 35 पेन मिल रहा है। अगर मैं कहूँ कि 40% प्रॉफिट करना है तो 100 पैसा में 40% की वृद्धि, इसका मतलब 100 में 40% की वृद्धि करेंगे तो 140 पैसा, है ना, 140 पैसा। तो जो 100 पैसा का सामान था वो 35 मिल रहा था, अब 140 से में 35 सामान मिलेगा। अब 140 में 35 सामान मिलेगा। हमें तो चाहिए भाई, यहाँ पर क्या कहा है कि 1 रुपये में कितना कलम मिलेगा। तो जो पहले 100 पैसे में 35 पेन मिल रहा था, लेकिन अब जो है 140 पैसे में 35 पेन मिल रहा है। तो हमें कह रहा है कि नहीं, हमको 1 रुपये में बताओ कि कितना पेन मिलेगा। तो आप 140 को आप 100 में बदलने का कोशिश कीजिए, यानी 100 में बदलने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझे तो पुनः समझिएगा। यहाँ पर कहा क्या है कि 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, ठीक है, खरीद लिया। उस पर 40% लाभ कमाना चाहता है, लेकिन वह 1 रुपयों में कितना कलम बेचेगा कि 40% प्रॉफिट मिले। अगर 3500 कलम बेच देता तो 140 पैसा लगता, नहीं 0.4 पैसा ज़्यादा लगता है इसको। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन आप कहता है कि नहीं, इस हमको 1 रुपया में बताओ कि कितना कलम मिलेगा। तो आप इसको 140 को 100 में बदलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपये है ना। तो चलिए बदलने का कोशिश करते हैं। तो P बराबर यहाँ से कितना, पैसा बराबर कितना, 1 पैसा बराबर कितना, 35। ये पेन है, ये वाला ये जो है पेन है, बात समझ रहे हैं। ये नहीं कि दोनों साइड पी कटा दीजिएगा, नहीं, ये पेन था और ये पैसा में, इसको मैंने इस रुपए को पैसा में चेंज किया था, ठीक है। तो ये 35/140, ठीक है। तो ये 1 पैसा बराबर इतना, तो हम 100 पैसा में इसको बदलने का कोशिश करें तो ये कितना होगा, 100 गुना 100 कर दें तो ये 100 पैसा। तो ये 35/140 गुना 100, क्योंकि हमने इधर 100 से गुना किया तो इधर भी हम 100 से गुना करेंगे, है ना। तो इसको कटाइए, आपका आंसर, क्योंकि हमें 1 रुपया मिल गया, आपकी 1 रुपये में कितना मिलेगा। तो ये कटाएं, ये 7 दूनी 7 बचे, और ये 5 से 2 से 5 बार में तो 25 100 पैसा में अब जो है 25 से पेन मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। 100 पैसा में कितना पेन मिलेगा, 25 पेन। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है पूरा किसी एक पेपर का क्वेश्चन है, और एक पेपर में देखिए किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा है। मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और कुछ तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हार्ड ही क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल ही क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और कुछ ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ही हार्ड क्वेश्चन जो होता है वही आपकी रिजल्ट को डिसाइड करता है। तो इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है और 35% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। यानी जो बेच रहा है वह 1690 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वह 35% छूट पर बेचा है। अगर मैं कहूँ कि अंकित मूल्य, यानी इसका एमपी जो है, एमपी मतलब अगर नहीं समझ रहे मध्य प्रदेश यहाँ मत समझिएगा। एमपी मतलब कि मार्क प्राइस। आप किसी भी वस्तु पर देखते होंगे कि मार्क प्राइस लिखा होगा, अंकित मूल्य लिखा रहता है, लेकिन उतना में आपको मिलता नहीं, कुछ कम में मिल जाता है। कुछ दुकानदार थोड़ा टेढ़ा ओढ़ा होता है तो कहेगा नहीं इतने लेंगे, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एमपी को अगर मैं मान लूँ 100 है, ठीक है, मार्क प्राइस 100 है, तो इसको कहता है कि ये 35% छूट पर दे रहा है जी। 35 यानी 100 में नहीं देगा। ये जो लिखा हुआ है 100, किसी डब्बे पर अगर 100 रुपये लिखा हुआ है तो वो कहता है कि 100 रुपया नहीं, ये आपका 100 रुपया नहीं लेंगे,
आपको इस पर 35% छूट देकर देंगे। इसका मतलब बेची, वो जो बेच रहा है इस पर 35% छूट करने का मतलब क्या, 65% पर वो दे रहा है। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, लिखा हुआ था, लेकिन वह 35% छूट दे रहा है, तो इसका मतलब 100 का सामान आपको वह 35 में दे रहा है। क्या मेरी बात को सुन, यानी 100 का सामान 35 छूट पर 65 में दे रहा है, यानी 65 में आपको दे रहा है। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रियल में आपको 1690 रुपये लगेगा। ये तो मैंने माना हुआ मान से माना कि ये 100 यूनिट थी, उसका मार्क प्राइस तो 65 यूनिट की वैल्यू, ये 65 यूनिट पर बेच रहा है, 100 यूनिट की चीज़ 65 यूनिट पर बेच रहा है। तो इसका मतलब ये अंकित मूल्य यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर रियल में कितना दिया है, 1690। बस इसको कटाइए पिटाइए, हमें चाहिए क्या, अंकित मूल्य यानी 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 65 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 100 यूनिट की, तो 13 पच्चे 65, यानी 13 से कटा दूँ तो ये 5 बार में, तो ये 5 यूनिट आ गया, और 13 से कटाऊँ तो ये 13 यूनिट। तो हमें चाहिए कितना, 100 यूनिट। तो इस 5 को हम क्या कर सकते हैं, 100 बनाने के लिए 20 से गुना कर सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो ये हो गया 100 यूनिट, 100 यूनिट हो गया कि नहीं। तो इसको मैंने 20 से गुना किया, तो आप इसको भी 20 से गुना कर दो, तो 13 दूनी 26, 1 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो 2600 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य हमें 100 की वैल्यू चाहिए, हमने 100 की वैल्यू निकाल ली जो कि 2600 है। दोस्त इस सब तरीका को समझिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दोस्त कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन करने में बहुत लेट लगाओगे। तो बेहतर है कि अगर इस सब तरीके को अगर समय रहते समझ गए तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो इजी क्वेश्चंस है, आप लोग आराम से कर सकते हो। सीधा सीधा 9 में 4 गया 5। अच्छा यहाँ पर क्या था दोस्त, हो सकता है भागा हो, ये 2 2 कट गया, हाँ भागा था, यहाँ पर क्या है भागा। तो इजी है, आप कर लोगे आराम से, ये 11 आंसर आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ब्याज दर बराबर फार्मूला सीधा सीधा लिखिए। अब क्यों आप साधारण ब्याज का फार्मूला लगाने जाइएगा, ब्याज दर बराबर ही फार्मूला लगा दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब सवाल में काम आता है, ये फार्मूला जो फार्मूला मैं कराता हूँ वो फार्मूला ये सब सवाल में बहुत ज़्यादा काम आता है और जल्दी कर देता है। तो ब्याज दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने 100, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोस्त, कहीं हम टी लिख देते हैं, कहीं हिंदी लिख देते हैं, तो उस बात को थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिए। ये मेरी थोड़ी सी अलग हैबिट है, अलग वो है, क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप ब्याज कहाँ से लाएं, माना कि समय तो दिया है, समय हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ समय बराबर 20 पुट कर दिया। ये मूलधन कहाँ से लाएं, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/5। ये निचल का मान, यहाँ पर क्या कहा है, धनराशि का 2/5, तो निचल का मान मूलधन है, निचल का मान क्या है, मूलधन, ईपी का वैल्यू है, और ऊपर का मान क्या है, ये ब्याज है, गुना 100। बस आपका आंसर। तो यहाँ से कटा 20 पंचे 100, तो ये खत्म, 2% डायरेक्ट आपका आंसर। क्या मेरी बात को समझ पाए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं, अन्यथा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हो। पी बराबर मान लीजिए 100 है, मूलधन बराबर कितना है, 100 है। आपका एसआई कहता है मूलधन यानी धनराशि का 2/5, 100 का 2/5 कीजिए, तो 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा 40। एसआई कितना हो जाएगा 40, यानी 100 का 2/5 निकालिएगा तो ये 40 निकलेगा। एसआई आपका 40, आपके पास टाइम है कितना, 20 वर्ष, 20 आपके पास टाइम है, 20 वर्ष, ठीक है। तो अब तो निकाल सकते हो रेट, अब आप तो रेट आराम से फाइंड कर सकते हो किसी भी फार्मूला को लगाकर, है ना। तो आराम से कर लीजिएगा, ये बेसिक तरीका, ये थोड़ा मॉडिफाइड तरीका है ना। नेक्स्ट,
देखिए इसको संस्कृत कीजिए, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा। तो इसको करने से आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 इसका स्क्वायर। अब करना आसान हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 10,000, यानी 10 पर इतना इतना हो जाएगा। बस इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब नीचे यहाँ पर क्या है, 4 जीरो है तो इधर भी 4 जीरो बनाइए, तो इधर 2 जीरो चिपका दिए 4 जीरो, तो आप इधर भी 2 जीरो ऊपर भी चिपका दो। मेन का जोड़ आराम से निकाल सकते हो, हालांकि करने का शॉर्टकट भी बता सकते, यानी हो सकता है ये। तो ये कितना, 25 ऊपर क्या हो जाएगा, 25 और नीचे में 1 पर 4 जीरो। इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 25 4 अंक बाद पॉइंट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, इस सब सवाल में है कुछ नहीं, बस था उस पेपर में तो मैंने ले लिया कि चलो सभी लोग करें। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया होगा, यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 2:3 है। क्या है, 2:3 है। और उसने कहा कि मिश्रण में कुछ दूध मिला दिया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो गया। बाद में क्या हो गया, 10:3 हो गया। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है। इसमें क्या कहा है कि दूध मिलाया है, पहले दूध 2 था अब 10 हो गया है, पहले पानी 3 था अभी भी 3 है। मैंने पानी को नहीं छेड़ा था तो यहाँ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो रियल में देखा जाए तो सिर्फ दूध में ही चेंजिंग हुआ है। इसका मतलब ये डाटा और आसान करके दे दिया है, हालांकि ऐसा नहीं दिया रहा था तो मैं कहीं ना कहीं वाटर को बराबर करने का कोशिश करता, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह पानी की जो मात्रा है वह समान ही है, तो ये बहुत ही आसान कर दिया सवाल को। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कितना दूध बढ़ा है, इसने कहा कि कुछ तो दूध मिलाया है, लेकिन अनुपात में देखें तो 8 की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है, 8 की वृद्धि हुई है। लेकिन कहा किसमें, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया। तो पहले मिश्रण कितना था, पहले दूध 2 था और पानी 3 था, तो टोटल कितना था, 5 था। इसमें यानी प्रतिशत के पूछ रहा है, यानी 5 पर 8 बढ़ी है, 5 पर क्या हुआ है, 8 की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करते हो, है कि नहीं। तो बस कटाइए, आपका आंसर 62 से, यही ना। हमारे यहाँ इसी तरह पढ़ा जाता है 62 से। तो हालांकि और जगह कुछ और भी पढ़ा जाता है, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, जो CBSE वाला होंगे वह पढ़ेंगे 28 या 160 ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्त हम लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो हम लोग के यहाँ ऐसा ही पढ़ाया गया था बचपन से और अभी तक याद है, और क्या। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है, जिसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ज्ञात कीजिए कि ऊंचाई, क्या बोल रहा है ज्ञात करने, ऊंचाई। तो यहाँ पर जो कहा है जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है, यानी हाइट इसकी ऊंचाई को h मानते हैं, इसका 5/7 जो है वह आधार है, b है। क्या है, आधार। तो यहाँ से हाइट और आधार का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी h/b का रेशियो निकाल सकते हैं 7/5। तो मान लीजिए हाइट है 7 के और आधार है 5 के, ठीक है। तो बस अब लगा दीजिए, यहाँ पर लगा सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा हाफ BH, क्योंकि B भी मेरे पास है, H भी है। क्षेत्रफल दिया है 18.5
207, ये हाफ, v का मान कितना 5 के, h का मान कितना 7 के। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। तो हालांकि इस सवाल में आंसर परफेक्ट तो नहीं दिया है, इस बात को मैंने चेक किया था। ठीक है, देखिए कैसे, तो कटाइए, आप कटाने का कोशिश कीजिए। 7 से मैं अगर कटा दूँ, चलिए 7 से मैं अगर कटा दूँ तो ये कटेगा 7 दूनी 14, सचिंग 42 और 0 1, 26 0 1। ठीक है, इतना बार मैं कट चुका, फिर इसको 2 से गुना करना होगा, यानी यहाँ पर इसको इस 5 को कटा देते हैं 2.5 बार में। कितना बार में 2.5 बार में। तो इस पॉइंट को यहाँ नीचे लेते आते हैं 2.5। ठीक है, तो यहाँ इधर क्या बचा, के गुना के मतलब कि के स्क्वायर। अगर तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो गया, के बराबर रूट अंडर 26 यानी 2 पॉइंट इतना अपॉन 2.5। तो अब इसका के बराबर कुछ भी निकाल सकते हैं, इतना सा तो हल कर ही सकते हो आप लोग। हालांकि चलिए देखते हैं, इस पॉइंट को ऊपर लेते जाते हैं उड़ाकर, तो ऊपर क्या होगा इसका जो पॉइंट है वो उसका नीचे लेते आएंगे, तो ये 26 0 1 और नीचे में 25। तो इसका पॉइंट ऊपर ले गए तो गुना 10 से होगा, और इस पर पॉइंट के बाद कितना 3 को, तो गुना नीचे में 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कटाऊँ तो ये क्या आया, इतना कुछ। तो 26 0 1 का जो वर्गमूल होगा वह 51 होगा, और यहाँ पर मैंने अंदाज़ा लगा लिया। कैसे, देखिए 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 के आसपास, एक ज़्यादा है लास्ट में एक है तो 51 का ही होगा, परफेक्ट होगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ 5 का कितना 5 और 100 का कितना 10, तो ये कितना हो गया 51/50। के का वैल्यू कितना हो गया 51/50। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। अब हमसे पूछा क्या, ऊंचाई कितना है दोस्त 7 के, तो के का वैल्यू इतना निकला, ये के का वैल्यू। तो हमें हाइट चाहिए, हाइट का कितना है 7 के, तो हाइट बराबर 7 गुना 51/50 कीजिए इसको, देखिए जो भी आए आपका वो आंसर होगा। तो 7 7 बचे 35, बच गया 50, नीचे में कटाएं तो ये 5 से मैं कटाता हूँ, 5 7 35, यानी 7 से शुरू हो रहा है, तो 7 वाला एक ही ऑप्शन है ये। हालांकि आप कैलकुलेटर से भाग देते ना, यानी 557 यानी 357/50 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको सोल्व कीजिएगा, हालांकि मैंने यहाँ पर एक डिजिट देखकर मार दिया और वो सही ही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, 512 का 64%, 215 का 46%। आराम से हल कर लीजिएगा। 512 का 64% प्लस 215 का 46%। आप इसे हल करके आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, बस इजी है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है, हालांकि लग रहा होगा कि इजी, लेकिन यहाँ पर रेकरिंग था, और टाइपिंग में रेकरिंग कैसे दिया जाता है हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने टाइपिंग में नहीं किया, तो यहाँ पर लगा देता हूँ। बस ये सवाल है अब, और रेकरिंग वाले सवाल में जो है बहुतों को बहुत सारा प्रॉब्लम होती है कि कैसे हल करें। यानी ये 2.3 पर ये बार लगा हुआ है, ये 4.3 पर बार लगा हुआ है। हालांकि अगर ये नहीं रहता तो फिर तो ये था, लेकिन लगा कर थोड़ा सा हो सकता है अलग क्वेश्चन बना दिया हो। कोई कहता है कि जोड़ घट आसान होता है, ये वाला जोड़ दे दीजिए उसके लिए, फिर पता चले कि उसके लिए जोड़ क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, ये पॉइंट के पहले जो भी है ना उसको प्लस में लिखिए, 2 प्लस इसको पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 पर पावर यानी 3 के ऊपर रेकरिंग। ये इसको पॉइंट के पहले जो इसको 4 लिख दीजिए प्लस में,
और प्लस कर दीजिए 0.3 पर देखिए। ऐसा क्यों कहा कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसको समझिएगा, जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर 4 और 2 कितना 6। अब रहा इसकी काम तमाम करने की। तो इस तरह का जब होता है तो क्या करते हैं, जो भी संख्या होता है उसको उतारते हैं पॉइंट के पहले क्या है नहीं है। यानी पॉइंट के पहले 0 है तो आराम से भूल जाइए क्या है वहाँ, पॉइंट के पहले यानी 0 है कि नहीं है उसको भूल जाना है। तो 3 और रेकलिंग कितने कितने संख्या के ऊपर रेकलिंग लगा है, एक संख्या, तो एगो नीचे 9 प्लस इसको चेंज कीजिए तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, सेम टू सेम दोनों है ना। तो यहाँ पर भी 3/9। तो अब इसको सोल्व करें तो 6 और ये 3 3 6/9। तो यहाँ से कटा भी सकते हो, 3 तिया 2 तिया, तो 6 तिया 18 2 20/3। क्या आया 20/3, और 20/3 ही आपका राइट आंसर है। तो ये टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस करा दिए। इस क्वेश्चंस को मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, जो कि बहुत सारे दोस्त सही आंसर दिए थे और कुछ गलती किए थे। तो कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है और सही भी इंसान से ही होती है। तो गलती भी तो उसको सुधार कर लीजिएगा, और जिसके लिए सही हुआ उसके लिए मतलब कि बनता है एक ताली, तो मार लीजिएगा अपने आप में ताली। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 7 24 77 238, 2 7 24 77 238। अगली संख्या क्या है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 को 3 गुना कीजिए, कितना होगा, 2 का आप 3 गुना कीजिएगा तो 6 होगा, है ना। 6 में एक ऐड हुआ है तभी जाकर ये 7 बना है, यानी 3 गुना होके 1 जुटा है तब जाकर ये संख्या बना है। उसी तरह 3 गुना होके यहाँ पर 3 सते 21, यानी 3 गुना होकर एक नहीं 3 ऐड हुआ है। यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, यहाँ पर 3 ऐड हुआ है। उसी तरह यहाँ से 24 तिया 72, यानी 3 गुना होकर 24 का 3 गुना होकर 5 जुटा है, 72 5 77। उसी तरह यहाँ पर इसका 3 गुना होकर, यानी 77 का 3 गुना करेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, तो 7 तिया 21, हाथ रहल 2 7 21 22 23। तो ठीक है 231, लेकिन यहाँ तो घट गया है, अच्छा 238 था, मैंने गलती उतार 238। तो 231 हुआ तो इसमें कितना ऐड हुआ, तो आपका जवाब हुआ कि 7 ऐड हुआ है। कितना हुआ है, 3 गुना होकर 7 ऐड। तो इसको भी आप 3 गुना करके यहाँ पर 1 से 2 बढ़ा, फिर 2 ऐड हुआ है, फिर जो जिसमें जोड़ा है उसमें, तो यहाँ 1 जुटा है, यहाँ 3 जुटा है, यहाँ 5 जुटा है, यहाँ 7 जुटा है। अगले में 3 गुना होकर 9 जुटेगा, अगले में क्या होगा 3 गुना होकर 9 जुटेगा। तो आती है 24 9 23, यानी लास्ट में 3 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए 3, जो कि एक ही ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर। बात समझ रहे हैं। हालांकि आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्व करें, और एक अच्छे लड़के और एक नॉर्मल स्टूडेंट में यही फर्क होता है कि वो पूरा सॉल्व करेंगे। आपको पकड़ में आ गया ना कि क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि यूनिट डिजिट भी तो काम कहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, पूरा 238 गुना 3 करूँ तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 2 11, और 3 तिया 9 2 11, और 3 दूनी 6 1 7 714, और इसमें मैं 9 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 723 होगा कि नहीं, आराम से हुआ। तो ये राइट आंसर है। तो बस चलिए, आप लोग ने पूछ रहा था, क्योंकि जो नए लोग थे वो उसने पूछा पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि पीडीएफ दोस्त टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका क्यूआर या मैंने यहाँ पर लगा दिया। अगर नहीं मिले, यहाँ से स्कैन करके नहीं जुड़ सकते हैं, तो क्यूआर
नहीं स्कैन करके नहीं जुड़ सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी बात यहाँ तक अगर रुक ही गए हैं, हो सकता है कि कुछ तरीके तो पसंद आए होंगे, तो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो आप हमारे हौसले को एक लाइक करके बढ़ा सकते हैं, जिससे कि देखिए दोस्त हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा है, तो अच्छा लगता है कि और भी आगे वीडियो बनाया जाए और भी इस सीरीज को आगे तक चल ले जाया जाए कि औरों का भी मदद हो सके। तो अगर चाहते हैं कि हाँ हमारी वीडियो आप तक प्रॉपर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन भी होगा, दबा लीजिएगा और हमारे सपोर्ट करने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा, चाहे वो आपके भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उसको आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सके, हमारे साथ आगे बढ़ सके, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना कुछ कर सकते हो और इसमें करने में आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा और मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, मेरा मदद आपका तो होगा ही होगा, आपको तो कुछ ना कुछ सीखने तो मिलेंगे ही और कुछ ना कुछ क्या आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसमें तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को नहीं लिया है, हालांकि रीजनिंग्स के क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा तो बहुत सारे अच्छे सब क्वेश्चंस को लिएंगे, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, यानी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, जाकर सीखिए, समझिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करोगे और क्या बोलो। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।